हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बिल्कुल सच्ची कहानियाँ लेकर, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो कि जिनके साथ घटे हैं उन्हें डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। उससे पहले बस यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डीएम करके बता सकते हो। आई मेक श्योर कि आपकी स्टोरी जल्द से जल्द मेरे चैनल पे आए। अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम निकिशा है। मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मेरे लिए काफ़ी अजीब और डरावना था, और मैं सच में चाहती हूँ कि कभी वापस से ना हो, और मैं सच में चाहती हूँ कि ये वापस कभी फिर से ना हो। एक्चुअली बात साल 2007 की है। उस टाइम मैं 10th क्लास में थी। हम लोग जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे वहाँ के नेबर्स भी कुछ खास नहीं थे। हमारे ऊपर ही एक बंगाली आंटी रहती थी जिसके बारे में आसपास के लोगों का कहना था कि वो काला जादू करती हैं और ऐसे ही कुछ बुरी रिचुअल्स करती हैं, जैसे कि दूसरों के बच्चे पर नज़र लगाना। इसके पीछे का एक कारण ये भी बताते हैं कि वो कभी माँ नहीं बन पाई थी। हमें वहाँ रहते हुए कुछ टाइम ऐसे ही हो गया, और उसके बाद समय आया दुर्गा पूजा का। और दुर्गा पूजा के टाइम पे ही उन आंटी ने हमें इनवाइट किया, लेकिन आसपास के लोगों की सलाह मानकर हमने मना कर दिया। लेकिन अगले ही दिन वो आंटी हमारे घर पे प्रसाद का एक बड़ा सा टिफ़िन लेके आ गई। वो एक स्टील का टिफ़िन था, मतलब कि टिफ़िन वापस देने के लिए हमें उनके घर जाना था वापस से। हमने काफ़ी देर तक उसे खोल के देखा भी नहीं था कि आखिर उसके अंदर है क्या। रात के समय वो मेरे ही रूम में रखा था। उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि वो टिफ़िन हमारे घर पे आया है, और जब मैंने रात के टाइम उसे देखा तो मैं मन ही मन में खुश हो गई, ये सोचकर कि शायद इसमें बंगाली मिठाई होगी। उसी को खाने के लिए मैं हाथ धोने गई। मुझे कुछ खास ठीक से पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जब मैं हाथ धोने के लिए गई उसके बाद तुरंत ही मुझे गहरी नींद आने लगी। रूम में आने के बाद मैंने उस टिफ़िन को हाथ भी नहीं लगाया और सीधा जाकर बेड पे लेट गई। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं उठी, मम्मी मेरे रूम में ही थी, और मेरे उठते ही उन्होंने पूछा कि टिफ़िन का कुछ खाया तो नहीं ना। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी मानो चैन की सांस ली। इसके पीछे का कारण ये था कि देवी माँ का मान रखने के लिए माँ ने वो प्रसाद थोड़ा सा ही खाया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही मेरी छोटी वाली बहन की तबीयत ख़राब हो गई, और इसी कारण से माँ को थोड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने मुझे वो टिफ़िन खाने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आंटी हर रोज़ स्कूल से घर आते वक्त मुझे लिफ्ट में मिलती थी और पापा से हमेशा सिर्फ एक ही बात कहती थी, आपकी बेटी दिखने में बहुत अच्छी है। और ये घटना किसी एक दिन की नहीं है, बल्कि हर रोज़ की। मतलब कोइंसिडेंस भी कैसे हो सकता है, ये घटना हर रोज़ होती थी। आखिर हर रोज़ कैसे वो उसी टाइम पे हमें लिफ्ट में मिल जाती थी, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़े दिनों में ही मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के कारण मेरा चेहरा ख़राब सा होने लगा, और उसके बाद मुझे उन आंटी की वही बातें याद आने लगीं। मुझे ये भी याद आया कि मेरी फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उनके ही पड़ोस में रहती थी। उसने भी बताया था कि पहले वो उसे कई दिनों तक खूबसूरत खूबसूरत कहती रही, और उसके बाद उसका भी फेस धीरे धीरे ख़राब सा हो गया। इन सब बातों पर मेरा ध्यान तब तो नहीं गया था, लेकिन आज जब इस सब के बारे में सोचती हूँ तो सही में एक अजीब सा डर मन में आ जाता है। मैंने लिफ्ट को यूज़ करना बंद कर दिया था और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके मैं ऊपर नीचे आया जाया करती थी। इससे एक बात ये हुई कि मुझे वो आंटी मिलना बंद हो गई थी। हमारे नीचे के फ्लोर्स पर सिंगिंग क्लास चलते थे। माँ मेरे से कहती थी कि मैं वो क्लास ज्वाइन कर लूँ, पर मैं बोलती थी कि पहले 10th तो पास होने दो। हर बार जब मैं सेकंड फ्लोर से ऊपर आती तो मुझे तबला सितार की आवाज़ आती थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसके बाद ये गाने सबकी आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन मैंने इन सब पे इतना ध्यान नहीं दिया था। पर कुछ हफ्ते बाद बड़ी ही अजीब सी घटना घटी। अगर आपको याद हो कि अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया भी 2007 में ही रिलीज़ हुई थी, और उस टाइम पर हम सभी लोग वो फिल्म देखने के लिए गए थे। उस फिल्म का मेन मैसेज यही था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। फिल्म देखने के बाद मेरी माँ, जो कि एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी हैं, वो बड़ा ही हंस के बोल रही थी
कि भूत वूत कुछ नहीं होता, सबके पीछे साइंस होता है, लॉजिक होता है। ये माँ ने तब कहा था जब हम अपने घर पे बस पहुँचने ही वाले थे। घर पहुँचने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। मम्मा मेरी छोटी बहन को खाना खिलाने लगी। मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मम्मा की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। पापा और मैं दौड़कर उस रूम में भागे और जाते ही पापा ने पूछा कि क्या हो गया। तो मम्मा ने बताया वो छोटी को खाना खिला रही थी कि अचानक से खिड़की के पास से बहुत ज़ोर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम रूम में एंटर हुए थे तब तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हमें भी सच में किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मतलब नॉर्मली जैसे कोई सांस का मरीज़ ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, उस तरह की आवाज़। पापा फ़ौरन खिड़की के पास गए और पर्दा हटाकर खिड़की के बाहर देखने लगे और वहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे किसी को होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि हम एक ऊपर के फ्लोर में रहते थे। पापा ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन डराने वाली बात ये थी कि अब भी वहाँ पर किसी के ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तो उस रूम में हम टोटल 4 लोग थे, लेकिन हम चारों में से किसी 5वें की आवाज़ थी वो जो हम सुन पा रहे थे। हमें डर न लगे इसीलिए पापा ने समझाया कि खिड़की के बाहर अंधेरा है, हो सकता है कोई कबूतर या फिर कोई और छोटा मोटा जानवर वहाँ पर हो। हम सब ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने अपने काम करने लगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 हफ्ते बाद मेरे डैड को रात के समय एक इमरजेंसी कॉल आया। रात के शायद 11 बजे के आसपास का समय होगा। तब पापा फ़ोन कट करने के बाद बोले कि गोडाउन चेक करना पड़ेगा, मैं 2-3 घंटे बाद ही लौटूंगा। छोटी सोई हुई थी और माँ ने भी टीवी बंद करने के बाद मुझसे कहा कि तुम भी अब सो जाओ। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी, लेकिन माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ। मैं अपने रूम में आ गई थी और बेड पर लेटकर सोने ही वाली थी कि मुझे गाने की आवाज़ आई। अब मेरे माइंड में जो सबसे पहला थॉट आया वो यही था कि माँ ने मेरे सामने तो टीवी बंद कर दिया और मेरे जाने के बाद अब खुद टीवी में लग गई। मैं फ़ौरन से बेड से उठी और गेट खोलकर बाहर गई और सच में रूम से बाहर निकलते ही जो मैंने देखा, मैं सच में हैरान रह गई। टीवी बंद था, हॉल की सारी लाइट्स भी बंद थी। नॉर्मली हमारे हॉल में बेडरूम की लाइट्स का रिफ्लेक्शन आता था, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे उस रात बिल्कुल ही अंधेरा था। मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ और तभी मेरी माँ भी साइड वाले रूम से आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें कोई अजीब सी आवाज़ आई क्या? मैं यही क्वेश्चन माँ से पूछने वाली थी और जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी आवाज़ आई तो माँ बोली कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसीलिए हम सब लोगों को साथ में ही सोना चाहिए। बट मैंने मना कर दिया और वापस से अपने रूम में चली गई। और उसके बाद फिर से वही हुआ। पहले वो जो गाने की आवाज़ थी वो धीमे आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी। मैं समझ पा रही थी कि वो आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब और डरावनी सी बात ये थी कि वो आवाज़ अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी। मतलब कभी भी आप कोई साउंड सुनते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये शायद इस डायरेक्शन से आ रहा है। पहले वो आवाज़ मुझे फ़ील हुआ कि नीचे से आ रही है और फिर राइट वाले रूम से, उसके बाद सामने से और थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि ऊपर से। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी फ़ील हुआ कि वो आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, तो बाहर किसी के होने का सवाल ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने सारी खिड़कियां खोल के भी बाहर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। इस घटना के कई सालों बाद मुझे ये पता चला कि वो जो गाने की आवाज़ आ रही थी उस गाने का नाम था भूल गए सावरिया, जो कि एक क्लासिकल सॉन्ग है। और सच कहूँ तो मैंने आज तक फिर से वो गाना नहीं सुना। जब मेरे को पता चला कि ये कौन सा गाना है, उस दिन मैं टीवी पर गाने सुन रही थी और तभी ये गाना बज उठा। उस गाने की धुन से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब आती हूँ उसी रात की बात पे, क्योंकि मुझे गाने की आवाज़ बार बार आई जा रही थी और मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने डर के मारे ईयरफोन्स कान में लगा लिए और रेडियो ऑन कर लिया। उस टाइम पे तो आपको याद ही है वो बारफोन्स ही आते थे जिनमें लीड लगाने के बाद ही रेडियो चलता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो जो गाने की आवाज़ थी वो अगले 40 मिनट तक लगातार आती रही, क्योंकि मैं बीच बीच में ईयरफोन्स निकाल के चेक कर रही थी कि आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। रात के 1 बज गए थे, लेकिन डर के मारे नींद अब भी मेरी आंखों से दूर थी। और तभी मेरे डैड भी आ गए और जैसे ही मेरे डैड घर पे आए
उसी समय वो गाने की आवाज़ भी बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आया था कि डैड के आते के साथ ही वो आवाज़ बंद क्यों हो गई, लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये कोई नॉर्मल इंसान की आवाज़ नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीते, बट उसके बाद से हर रोज़ शाम के समय किसी के ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ फिर से आने लगी। इनफैक्ट मैंने कई बार डैड से भी बोला, लेकिन पापा इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो हर बार डिनाई करते रहे। हद तो तब हो गई जब एक बार घर के टीवी, लाइट्स, फैन होने के बावजूद किसी के ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उस टाइम मैं किचन में अकेली थी और लगा कोई मानो मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ा हो और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। जिस टाइम मैं 10th में थी, मैं रात को 2 बजे तक पढ़ाई करती थी या फिर पढ़ाई के लिए सुबह 5 बजे उठ जाती थी, और उस समय भी मुझे यही आवाज़ आती। कभी कभी जस्ट सामने से, कभी कभी अगर मैं बेड पे होती तो बेड के नीचे से, या फिर कभी कभी मेरे बिल्कुल साइड से। जैसे ही मैं अब ये आवाज़ सुनती थी, मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाती थी। इनफैक्ट डर के मारे कई बार मेरी भी सांस फूलने लगती थी। मुझे अंदर से ही ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि मानो वो जो भी चीज़ है वो इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी हार्ट बीट्स तेज़ हो और उसकी हिम्मत बढ़े। लेकिन मुझे पता है कि मैंने उन पलों में अपने आप को कैसे संभाला है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस रखा था। कुछ महीनों में मैं इन सबसे परेशान हो गई थी। हर रोज़ सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने के पहले यही सांस लेने की आवाज़ें। पता नहीं क्यों डैड इस बात को झुठला रहे थे, शायद इसीलिए ताकि हमें डर न लगे। कुछ हफ्ते और बीत गए और उसके बाद तो मेरी माँ भी इस बात को झुठलाने लगी थी, जिनके खुद के सामने ही ये इंसिडेंट्स हो चुके थे। मैं पढ़ते वक्त अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। मुझे पता होता था बाहर दूसरे रूम में या फिर कहीं और मम्मा होंगी, लेकिन अंदर से ही ऐसी फीलिंग आती थी जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो जो भी चीज़ थी वो वहाँ से जाने का नाम ले ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि बाथरूम में भी अब सांस लेने की आवाज़ें आने लगी थी। रात के समय में मैं किस हाल में अकेले अपने रूम में सोती थी ये मुझे ही पता है। फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो शुरू होने वाले थे, लेकिन ये सब रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। एक सुबह जब मैं 5 या 6 बजे के आसपास पढ़ाई कर रही थी, तब भी मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि एक तरफ मेरा एग्ज़ाम था और मेरे साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं। मैंने गुस्से में मेरे हाथ में जो किताब थी वो बेड पर पटक कर मार दी और मन में ही सोचा, मेरा आज एग्ज़ाम है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, ये जो कुछ भी चल रहा है प्लीज़ बंद कर दो और निकल जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे पता था कि एक बार सनराइज़ होने के बाद वो आवाज़ बंद हो जाएगी, तो मैं वेट ही कर रही थी कि कब सनराइज़ हो ठीक से और ये आवाज़ बंद हो। लेकिन उस दिन वो आवाज़ कम ही नहीं हो रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख ही रही थी, अपने आप को शांत करने की कोशिश ही कर रही थी कि कुछ ही पलों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो आवाज़ खिड़की के बाहर मानो चली गई हो। और सच में उस घटना के बाद फिर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सच कहूँ, वो जो मेरे 3 महीने थे, मैंने अपने आप को कैसे संभाला है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेशक आपको ये कुछ खास डरावना ना लगे, लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता होता है। अपने डर को कंट्रोल करना, अपनी बढ़ती हुई हार्ट बीट्स को महसूस करना, ये मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, पर कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कभी भी फिर से सह पाऊँगी। हम बार बार इन सब चीज़ों को झुठलाते रहे। शायद यही वजह थी कि ये चीज़ बार बार अपने होने का एहसास हमें दिला रही थी। बस भगवान से शुक्र इस बात का ही है कि हमें सिर्फ यह आवाज़ ही सुनाई दी, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से लगती रहती है वो यही कि ये शायद हमारी वो 2nd फ्लोर वाली म्यूज़िकल फैमिली जो कि हमारे नीचे रहते थे उनसे रिलेटेड है, या फिर वो जो 4th फ्लोर पे बंगाली आंटी रहती थी उनका भी इसमें हाथ हो सकता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमें कभी भी वापस से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को ना मिले। यही था मेरे साथ घटा हुआ एक्सपीरियंस जो कि मैं आप सबको बताना चाहती थी।
अब बढ़ते हैं आज के अगले एक्सपीरियंस की तरफ, जो कि हमसे शेयर किया है नंदिनी जी ने। मेरा नाम नंदिनी है। ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ ये साल 2014 की है। इस टाइम पर मैं 11th क्लास में हूँ, लेकिन जब ये घटना हुई थी उस समय मैं 4th क्लास में थी। मेरे और मेरे बड़े भाई के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे और उसी समय हम कुछ टाइम के लिए नानी जी के घर पे गए हुए थे। एक दिन की बात है, मैं और मेरा भाई ऊपर वाले रूम में ही बैठकर एक बार स्टडी कर रहे थे। मम्मी भी वहीं पर थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम ऐसे ही पढ़ते रहे और उसके बाद मुझे नींद सी आने लगी। पढ़ते पढ़ते ही कब मेरी आंख लग गई ये मुझे पता नहीं चला और मैं ऐसे ही लेटे लेटे सो गई। मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मामी मेरे कमरे में आई और मम्मी को अपने साथ मार्केट में लेकर चली गई। मम्मी के जाने के कुछ समय बाद मेरा भाई भी नीचे चला गया। मैं उस समय बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी, इसीलिए किसी ने मुझे उस टाइम पर जगाया भी नहीं। सोते सोते कब शाम के 7 बज गए ये पता ही नहीं चला। रूम में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, मानो सोते सोते ही मेरी आंख किसी की आवाज़ सुनकर खुली हो। आवाज़ मेरी एक फ्रेंड की थी जो कि मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ही वो मुझे आवाज़ दे रही थी। पता नहीं क्यों ज़ोर ज़ोर से वो दरवाज़ा पीट रही थी। मैं ये साफ साफ देख और महसूस कर पा रही थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद ये सपना है, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हकीकत में हो रहा था, मैं डरते डरते बहुत ही ज़ोर से बेड पे से उठी। और यकीन मानिए, जैसे ही मैंने उठने के बाद उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मानो मेरी आंखों के सामने से ही वो एकदम से गायब हो गई थी और दरवाजे की आवाज़ भी बंद हो गई थी। मैं अपनी जगह से उठी और रूम के एक कोने में जाकर बैठ गई, क्योंकि रूम में अंधेरा बहुत ज़्यादा था और मुझे पता नहीं क्यों डर भी बहुत लग रहा था। इसीलिए मैं डर कर रोना स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर रोने के बाद मैं उस रूम को बिना लॉक किए भाग के सीधा नीचे चली गई। अगले दिन मैं उसके घर पे उससे मिलने पहुंच गई और मैंने उससे मिलने के बाद पूछा, क्या तुम कल शाम को मेरे घर पे आई थी? और उसने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गई हुई थी। ये सुनने के बाद मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। डरते डरते मैंने ये बात मम्मी को भी बताई, लेकिन उन्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगी कि तुम ज़्यादा हॉरर शो देखना बंद कर दो, बस तुम्हारा वहम था वो और कुछ भी नहीं। लेकिन सच में वहम और हकीकत में जो अंतर होता है वो हमें किसी न किसी तरह से पता चल जाता है। और ये बात बस मैं ही जानती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मेरा वहम नहीं था, बल्कि मेरे साथ हकीकत में हुआ था। अब बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी कहानी की ओर, और ये कहानी हमें बताई है प्रिया जी ने। ये घटना जो मैं आपको बता रही हूँ ये मुझे मेरी दादी जी ने बताई है और ये घटना उन्हीं के साथ घटी थी। बात आज की नहीं बल्कि 20-25 साल पहले की है। उस समय हमारी जो ज़मीन के आसपास का एरिया था वहाँ घास बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए मेरी दादी अपनी ही उम्र की कुछ औरतों के साथ वो घास काटने के लिए जा रही थी। वहाँ पे जाने के बाद वो सभी लोग ऐसे ही बात करते करते घास काटना स्टार्ट कर दी। तकरीबन 1 घंटे बाद उन्हें प्यास लगने लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना खेत के दूसरे पार जो कुआं है, क्यों ना पानी पीने के लिए वहीं जाया जाए। और वो धीरे धीरे उस कुएं की तरफ जाने लगी। कुएं के पास जाते हुए दूर से ही उन्होंने देख लिया कि उस कुएं के पास 7 औरतें खड़ी हुई थी जो कि शायद नहा रही थी। दादी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें देखकर वो उनके थोड़ा सा पास गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनसे कभी पहले नहीं मिली है। वो मन ही मन में सोच ही रही थी कि अचानक से उनमें से एक औरत बोल पड़ी। वो बिल्कुल ऐसे ही बात कर रही थी जैसे कोई नॉर्मल गांव की औरतें बात करती हैं, और इसी वजह से मेरी दादी वहीं पर रुक गई और तकरीबन आधा 1 घंटा ऐसे ही उनकी बात करने में ही निकल गया। उसके बाद उन 7 औरतों में से एक ने कहा कि आप अगर हमें पानी पिला दो तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते करते ही दादी के पास उनकी जो फ्रेंड खेत में घास काट रही थी वो भी आ चुकी थी। जब उन्होंने पानी पीने के लिए कहा
तो उन 7 औरतों में से ही एक औरत उन्हें पानी पिलाने लगी। पानी पीने के लिए जैसे ही वो नीचे को झुकी तो उनकी नज़र पड़ी उन 7 औरतों में से एक औरत के पैर पर। और सच में जो उन्होंने देखा वो वाकई में डरावना था। उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पैर के नीचे का एरिया जो था वो मानो एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का था। मतलब वो उसके आर पार नीचे ज़मीन को देख पा रही थी, मानो उनका पैर वहाँ पे था ही नहीं, और वो मानो हवा में तैर रही थी। क्योंकि वो गांव की थी इसीलिए वो तुरंत ही समझ गई कि यह ज़रूर से कोई ना कोई आत्मा है। और उन्होंने धीरे से मेरी दादी को इशारा कर दिया कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। दादी ने फ़ौरन ही उनका इशारा पकड़ लिया और बिना कुछ बोले ही वो पीछे की तरफ दौड़ने लगी। उनकी फ्रेंड भी उनके साथ साथ ही पीछे पीछे आने लगी थी। मन ही मन में भगवान शिव का नाम लेते लेते वो वहाँ से भाग भाग के जा रही थी। लेकिन अचानक से वो जो 7 औरतें जो कि पीछे खड़ी हुई थी वो पता नहीं कैसे सामने की तरफ आ गई। दादी को भी अब पूरा यकीन हो गया कि ये कोई प्रेत आत्मा ही है। शिव जी का नाम लेते लेते ही वो दूसरी दिशा में मुड़ी और घर की बजाय एक मंदिर की ओर बढ़ने लगी। जैसे तैसे जान बचाकर वो उस मंदिर में चली गई। पुजारी ने उनको देखते ही पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन्होंने उस पुजारी को अपने साथ जो भी हुआ वह सारी घटना बता दी। वो पुजारी मंदिर के अंदर गया और वहाँ से गंगा जल ले आया। उसके बाद उसने उस गंगा जल को दादी को देते हुए कहा, तुम यह गंगा जल लो और जैसे ही वो तुम्हें दिखे उनके ऊपर ही छिड़क देना। और भगवान शिव का टीका उनके माथे पर लगा दिया। इसके बाद वो दोनों ही वापस से घर की दिशा में जाने लगी। मंदिर से निकले हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बार फिर से वो 7 आत्माएं दिखने लगीं। और इस बार भगवान का नाम लेकर मेरी दादी डरी नहीं और उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरी दादी की जो फ्रेंड थी वो उन आत्माओं को देखते के साथ ही बेहोश हो गई थी। लेकिन मेरी दादी ने हिम्मत नहीं हारी, फ़ौरन उनकी तरफ भागते भागते गई और हिम्मत दिखाकर उन्होंने उन आत्माओं पर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते के साथ ही वो आत्माएं बिल्कुल हवा में ही गायब हो गई। मेरी दादी को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये अभी अभी हुआ क्या। थोड़ी देर वो वहीं पर बैठी रही और उसके बाद जब उनकी फ्रेंड जाग गई तो उनके साथ वापस से घर आ गई। ये घटना जब मुझे मेरी दादी ने बताई उस समय सच में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर अगर उस दिन वो उस मंदिर में छुपकर नहीं जाती, न जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।